आज गुरुत्वाकर्षण के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, उसके बाद जो है तुमको पलायन वेग और उसके जो एनसीईआरटी बुक के जो कुछ एग्जाम्पल हैं इससे रिलेटेड उसकी पढ़ाई करेंगे गुरुत्वाकर्षण अध्याय में। तो पहले है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है। तो किसी निकाय को अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विलगित करने में, धीरे धीरे विलगित करने में जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा वह उस निकाय की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। पहले परिवर्तन को देखेंगे, फिर उसके बाद गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को जब अनंत से जब लाएंगे किसी बिंदु तक तो वह उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। पहले परिवर्तन के बाद उसको अनंत से जब लाएंगे तो उसकी पहले परिवर्तन के बारे में देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी निकाय को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाने में, दूसरी स्थिति तक धीरे धीरे लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस निकाय की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो जो कार्य करना पड़ेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, वह कार्य क्या कहलाएगा, उसका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। जैसे कि m1 m2 दो द्रव्यमान है, m1 और m2 दो द्रव्यमान है मान लेते हैं, और यह पहले r1 दूरी से पृथक है, और इसको अगर कोई धीरे धीरे खिसका करके ले जाना चाहता है, इन दोनों के बीच की दूरी को r2 करना चाहता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो दोनों के बीच का और नई स्थिति में क्या हो जाएगा, पुरानी स्थिति हो गई, पुरानी स्थिति। इसको धीरे धीरे खिसका करके कोई चाहता है कि इसकी दूरी को, मतलब कि खिसका करके m1 और m2 के बीच की दूरी को, अगर इस दूरी को बढ़ा करके या चेंज करके r2 करना चाहता है, इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य क्या कहलाएगा तुमको, तो वह कार्य जो होगा धीरे धीरे ले जाने में जो कार्य करना होगा, इसी चित्र से बनाएंगे, कार्य करना पड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहेंगे। तो समझाने के लिए बनाए थे, r1 से दूरी को क्या कर देना है, इसको r2 कर देना है, r1 से दूरी को r2 करना है। तो जैसे कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, इसको धीरे धीरे खींचता है अपनी ओर, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचेगा, और इससे तुमको जो है, और हर बार जो दूरी अलग, अगर तुमको जैसे दूरी बढ़ेगा तो दोनों के बीच की दूरी अगर परिवर्तित होगी, जैसे r1 है दूरी, और इसको करना है वो r2, तो एक स्थिति में जैसे r हो गई दोनों के बीच की दूरी, उस स्थिति में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा तुम्हारा यहाँ पे कितना लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल तुमको इधर की ओर F लगता है, तो इसके विरुद्ध अगर तुमको बल लगाएंगे तो इधर की ओर बल लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे खिसकाना है इधर की ओर, तो इधर की तरफ मान लो विस्थापित करते हैं dr, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसमें छोटा दूरी पर कार्य करना, चूंकि ये जो बल होगा यह तुमको वेरिएबल बल होगा, बदलने वाला है, क्योंकि हर बार दूरी बदलेगा तो बल का मान Gm1 m2 बटे r², ये r बदलता जाएगा, बल भी बदलेगा,
तो जो अगर तुमको जो वेरिएबल फोर्सेस जो कार्य करना पड़ता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो जाहिर है कि इसको अगर कार्य को संपन्न निकालना है हमको तो कार्य को निकालेंगे, बल गुना विस्थापन करेंगे, लेकिन वह छोटे छोटे दूरी के लिए करेंगे। तो जैसे कि लिख लेते हैं यहीं पर M1 तथा M2 दो द्रव्यमान एक दूसरे से R1 दूरी से पृथक है। इसे R2 दूरी से पृथक करने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो बल हो गया तुम्हारा F बराबर हो जाएगा यदि M1 एवं M2 के बीच की दूरी R हो तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm1 M2 बटे R²। यहां से dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, dr विस्थापित करने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर F इंटू dr। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उधर से जब उल्टा साइड में जाएंगे तो इसलिए दोनों के बीच का कोण cos 0 डिग्री हो जाएगा, सेम दिशा में हो जाएगा। तो dW बराबर Gm1 M2 बटे R² इंटू क्या होगा dr, और कुल कार्य होगा W, कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन Gm1 M2 बटे R² इंटू dr, और ये हो गया R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक। Gm1 M2 हो गया बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर Gm1 M2 तो बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, और R का पावर -2 है तो -2 + 1 बटे -2 + 2 1, कहाँ से कहाँ तक R1 से लेके R2 तक। ठीक है, एक माइनस हो गया, -2 + 1 एक माइनस बाहर निकल गया, -2 + 1 का माइनस Gm1 M2 हो गया, और R पर पावर -1 हो गया, और कहाँ से कहाँ तक R1 से R2, तो 1/R2 - 1/R1। यही लिख देते हैं कार्य जो है तुमको -Gm1 M2 Gm1 M2 माइनस में 1/R2 - 1/R1, 1/R2 - 1/R1, ये तुम्हारा हो गया इसमें इसके द्वारा किया गया काम। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हो गया R1 से R2 तक ले जाने में Gr1 R2 बटे 1/R2 - 1/R1, तो -Gm1 M2 और ब्रैकेट में हो गया 1/R2 - 1/R1। अब जहां तक कि इसका रहेगा तुमको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकल गया R2 से R1 तक,
और जब द्वितीय स्थिति ऊर्जा परिभाषित करनी होती है तो द्वितीय स्थिति ऊर्जा परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो R1 को अनंत दूरी लेते हैं और उससे किसी बिंदु R तक लाते हैं लोग, तो उसमें जो कार्य किया जाएगा वह उस निकाय की क्या कहलाती है? द्वितीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो द्वितीय स्थिति में परिवर्तन हो गया। जब R1 का मान किसके बराबर तुल्य हो, अनंत हो, जब R1 तुमको अनंत होगा जब निकाय अनंत दूरी से पृथक हो, अनंत दूरी से पृथक हो तो उसे R दूरी तक लाने में, R दूरी तक लाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य उस निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। R1 बराबर यहाँ पर हो गया अनंत एवं R2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर R हो गया। R1 बराबर अनंत हो गया और R2 बराबर R हो गया। तो ये जो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा W जो कार्य क्या थी, W बराबर U हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा U बराबर W बराबर माइनस कितना था G M1 M2 इंटू था 1/R2 माइनस 1/R1। तो यहाँ पर हो गया तो U बराबर माइनस G M1 M2 और 1/R हो गया माइनस 1/इन्फिनिटी हो गया। 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। U बराबर हो गया माइनस G M1 M2 बटे R। ये निकाय बना, जिससे चित्र बनाते हैं। इसमें निकाय के बीच का दूरी क्या होगा तुमको, ये जैसे कि निकाय, किस निकाय का स्थिति ऊर्जा होगा, U होगा तुमको द्वितीय स्थिति ऊर्जा इस निकाय का, जहां जब दो द्रव्यमान M1 M2 हो और इसके बीच का दूरी अगर जब R हो तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो हो गई गुरुत्वाकर्षण द्वितीय स्थितिज ऊर्जा माइनस G M1 M2 बटे R। ये सूत्र हो गया तुम्हारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। जब निकाय के बीच का दूरी दो निकाय, दो वस्तु जिसका द्रव्यमान M1 M2 हो, दोनों के बीच की दूरी R हो, तो उसका ये निकल गया तुमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल गया तुम्हारा। तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसके बाद है तुमको इसी से रिलेटेड एक और पद डिफाइन किया गया जिसको गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय विभव के बारे में। गुरुत्वीय विभव क्या होगा, किसी इकाई द्रव्यमान को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा वह उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो देखिए गुरुत्वीय विभव का परिभाषा लिखते हैं, उसके आधार पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के आधार पर ही उसका व्यंजक निकल जाएगा। और जो चीज अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पढ़ रहे हैं वही चीज हम लोग जब विद्युत बल के विरुद्ध पढ़ेंगे तो क्लास 12 का पहला अध्याय में तुमको दिया होगा, यही सब पढ़ना है तुमको, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा, विद्युतीय विभव। तो ये तुमको कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन बल का सूत्र सिर्फ बदल जाएगा और काम करने का तरीका यही रहेगा। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्लास 12 का पहला अध्याय में दिया हुआ है तुमको, उसमें तुम पढ़ोगे विद्युतीय स्थिति ऊर्जा और विद्युतीय विभव।
तो यहां पर द्वितीय विभव पढ़ेंगे अभी। द्वितीय विभव, विभव को लिए तो पोटेंशियल कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, POTENTIAL, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इकाई द्रव्यमान को, इकाई मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को, इकाई द्रव्यमान को अनंत से, इकाई द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो गुरुत्वीय विभव क्या कहलाएगा? जब तुमको दो वस्तु हो जिसका दोनों के बीच की दूरी अगर तुमको यहाँ पे जैसे क्या है, जैसे एक वस्तु, हाँ एक वस्तु है मान लेते हैं, बिंदु द्रव्यमान के कारण विभव, तो इसका परिभाषा के आधार पर निकालते हैं जितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक बिंदु द्रव्यमान है m और इससे r दूरी पर एक बिंदु है p, ये बिंदु है, यहाँ का विद्युतीय विभव निकालना है, इसकी दूरी r है। एक बिंदु द्रव्यमान, एक बिंदु द्रव्यमान m से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, P का गुरुत्वीय विभव, P का गुरुत्वीय विभव ज्ञात करने के लिए अनंत से इकाई द्रव्यमान को P बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह उस P बिंदु का गुरुत्वीय विभव होगा, P बिंदु का गुरुत्वीय विभव है। तो W बराबर था, जैसे हम लोग निकाले थे -GM1M2/R। यहाँ पे देखो एक द्रव्यमान तो m हो गया, दूसरा द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान है -GM गुना m/r। यही कार्य -GM1, जैसे कि ये कहाँ पर अभी तुरंत निकाले थे -GM1M2/r, यही कार्य इसको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते थे। यही कार्य क्या होता है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो m1 × m2, यहाँ पर एक द्रव्यमान है तुमको m और एक द्रव्यमान है इकाई द्रव्यमान 1 किलोग्राम, तो m गुना 1 हो गया। तो यही कार्य तुम्हारा क्या कहलाएगा? P बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। यह कार्य किसके बराबर हो गया? W बराबर क्या हो गया? Vp, विभव को V बराबर -GM/r। Vp क्या होगा? P बिंदु का गुरुत्वीय विभव, P बिंदु का गुरुत्वीय विभव ये हो गया तुम्हारा, P बिंदु का गुरुत्वीय विभव निकल गया। गुरुत्वीय विभव का जैसे कि जूल बटे द्रव्यमान हो गया, तो जूल प्रति किलोग्राम हो गया इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक, जैसे GM1M2/r गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तुमको? जूल। और यहाँ पर एक द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। तो गुरुत्वीय विभव का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे लिख देते हैं इसे।
गुरुत्वीय विभव का बीमा वगैरह भी निकाल सकते हैं। गुरुत्वीय विभव का SI मात्रक बराबर क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलो या जूल पर केजी, जूल पर केजी, ये हो गया। और जैसे SI मात्रक का जूल का SI मात्रक जानते हो क्या होता है तुम्हारा, ऐसे बीमा, जूल मतलब mL2T-2 और केजी का क्या होगा m, तो जो mL2T-2 तो L2 और T पर -2, L2 और T पर -2, यही हुआ कि बीमा हो गया गुरुत्वीय विभव का। और ऊर्जा का mL2T-2 ही होता है, गुरुत्वीय विभव हो गया। अब गुरुत्वीय विभव पर तुमको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा गुरुत्वीय विभव पर एक उदाहरण है, उससे भी तुमको इस फॉर्मूला को समझने में मदद मिलेगा। उस उदाहरण को भी लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण अध्याय का ये तीसरा एनसीईआरटी का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण अध्याय में तुमको तीसरा नंबर अध्याय देखोगे जिसको अभी हम डील करेंगे। उसमें दिया हुआ है कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई L है और उसके शीर्ष पर, चारों शीर्ष पर M द्रव्यमान, जो M बिंदु द्रव्यमान रखा हुआ है। तो उस पहला भाग में है कि उस निकाय की पहले गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बताइए। दूसरा भाग में है कि अगर केंद्र पर, जो केंद्र जो है उसका गुरुत्वीय विभव कितना होगा, केंद्र पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा। तो एक और बात जो कि गौर करने वाली बात थी, जो उसको नोट कर सकते हैं, गुरुत्वीय विभव तुमको एक अदिश राशि है, क्योंकि यह कार्य से गुरुत्व बनता है, कार्य के बराबर होता है, कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव अदिश राशि है तो जाहिर है कि एक से अधिक गुरुत्वीय विभव होगा तो उसको हम लोग अदिश के रूप में जोड़ सकते हैं। तो गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि यह कार्य से बना है। तो उसको नोट भी कर लो, कॉपी में लिख लो अपनी कॉपी में, गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। तो एनसीईआरटी का उदाहरण हम लोग लिखते हैं, उदाहरण 3 नंबर है ये गुरुत्वाकर्षण अध्याय का। तो ये जो 3 नंबर है इसमें तुमको दिया हुआ है एक वर्ग के 4 शीर्ष होते हैं। एक वर्ग के चारों शीर्ष पर M द्रव्यमान का, कैपिटल M द्रव्यमान ले लेते हैं, कैपिटल M द्रव्यमान का चारों शीर्ष पर कैपिटल M द्रव्यमान का 4 कण क्या है तुमको विद्यमान है, कैपिटल M द्रव्यमान का 4 कण विद्यमान है, कैपिटल M द्रव्यमान का 4 कण विद्यमान है। इसकी भुजा की लंबाई क्या है, L है। तो इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा और इसके बीच का दूरी जो है L, इसके बीच की दूरी क्या होगा, √2L हो गया। ये कितना हो गया, √2L हो गया इसका, और इधर √2L हो जाएगा। तो देखो जैसे कि तुमको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुमको कितना पेयर लगेगा, मान के जैसे कि दोनों GM का जो होगा, इसका गुरुत्वीय ऊर्जा -GM1m2/r होता था, तो -GM गुना m बटे L हो जाएगा, एक लिखता है। फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर ये दोनों विकर्ण वाला का होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 तो एक जैसा है, और फिर ये दोनों जो है तुमको एक जैसा होगा, इसका 6 पेयर लग रहा है। तो देखो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और ये चाहे अदिश राशि है तो इसको जोड़ने में हमको कोई दिशा का जरूरत नहीं है। तो -GM गुना m बटे r, ऐसा क्या बार करना होगा हमको, ऐसा हमको 4 बार करना होगा। एक बार इसका, इस भुजा का, फिर इस भुजा का, फिर इस भुजा का, तो 4 से गुना कर दो एक बार। चलो फिर दूसरा -GM गुना m बाय √2L हो गया, और ऐसा क्या बार करना पड़ेगा, तो 2 बार विकर्ण का लगेगा जो इधर और इधर। तो ये तुम्हारा यही उत्तर हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -GM² बटे L को कॉमन ले लो, -GM² बटे L को कॉमन ले लो, 4 बच गया यहाँ पर, और 4 प्लस √2 बच गया, 4 प्लस √2, 2 बटे √2 कट गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। तो कैसे कैसे निकाले समझ में आ गया होगा। इसमें 4 जोड़ा लगा
GM1 M2 हो गया तुमको गुना 4 बार ऐसा हो गया बटे R को 4 बार गुना किया और इसका √2L हो गया तो इसको 2 बार किए। अब जैसे कि केंद्र का द्वितीय विभव, केंद्र पर का क्या निकालना है, इसका द्वितीय विभव निकालना है। केंद्र पर का द्वितीय विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका केंद्र पर का द्वितीय विभव निकालना होगा तो VP कितना होगा, द्वितीय विभव का मान जो निकालेंगे तो द्वितीय विभव निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि अगर केंद्र पर तुमको कोई केंद्र पर का विभव निकालना है तो किसी भी कारण केंद्र से इसकी दूरी निकालनी होगी हमको R, तो जो केंद्र को कुछ मान लेते हैं, केंद्र जो कि तुमको जो दोनों विकर्ण अगर जो कटेगा तो वहां पर जो होगा तुमको क्या बनेगा, केंद्र बनेगा तुमको। तो केंद्र पर का अगर निकालना है तुमको क्या चाहिए, यहाँ पर केंद्र है तुमको, इसको बिंदु को O मान लो। तो केंद्र पर का अगर निकालना है तुमको तो एक यहां से यहां तक का दूरी पता है √2L है तो उसका आधा हो गया ये √2L बटा 2, किसका हो जाएगा आधा, √2L बटा 2 मतलब L बटा √2 दूरी है केंद्र पर का। जैसे यहां पर नया चित्र बना दो तो देखो केंद्र पर का अगर निकालना है तो ये केंद्र पर का, ये केंद्र का, ये जो विकर्ण है उसका आधा है तो विकर्ण होता है √2L होता है, जैसे L है तो विकर्ण होता है तुमको √2L और इसका आधा होगा तो L बटा √2 हो गई, √2L बटा 2 और सब में द्रव्यमान कितना है m है तो सबके कारण तुमको -GM बटे L बटा √2 हो जाएगा। चारों तो स्थिति चारों क्या होगा, अधिक राशि है ये तो जुट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा देखो इसका हो गया -GM गुना 1 -GM बटे R का मान कितना हो गया तुम्हारा L बटा √2 और कितना बार हो गया सब 4 बार हो गया तो 4 √2 हो जाएगा ये -G 4√2 इंटू GM बटे L, यही क्या हो गया विभव हो गया। ये तुमको विभव हो गया और ये तुमको स्थिति ऊर्जा हो गया। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन था जो कि तुम्हारा पूरा हो गया। अब है तुमको इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसको कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है, दैट इज पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, देखो पलायन वेग का मतलब ये हो गया किसी वस्तु को जैसे कि पृथ्वी पर से किसी चीज को फेंक देते हैं, वह पृथ्वी पुनः लौट के आ जाता है, उसे इतना वेग से फेंका जाए कि वह कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आ सके तो वह पृथ्वी का क्या कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा। तो पृथ्वी पर अभी जैसे कोई वस्तु है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है या उसके प्रभाव में, उसकी जो स्थिति ऊर्जा होगी या ऋणात्मक होगी -GM1 M2 बटे R के आधार पर क्या होगी उसकी ऊर्जा होगी। और उसे अगर कोई गति ऊर्जा प्रदान करे, वेग देगा, गति ऊर्जा देगा और इतना वेग दे कि वह उसका जो गति ऊर्जा है अगर 0 के बराबर या उससे अधिक हो जाए तो वह यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे पलायन वेग का पलायन वेग या पलायन चाल, इसकी वेलोसिटी कर देंगे इसमें इसको। पलायन वेग इसकी वेलोसिटी किसी वस्तु को प्रदान की गई, किसी वस्तु प्रदान की गई न्यूनतम चाल जिससे वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, पृथ्वी के लिए पलायन
वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। न्यूनतम वेग जिससे कि वह पृथ्वी से जब फेंके तो वह क्या हो जाएगा, वहां पर फिर से पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाए। तो मान लेते ये पृथ्वी हो गया, या जिस भी तुमको ग्रह या तुमको ग्रह का निकालना चाहे उसका होगा या क्या कहा जाएगा, इसको फिर से बनाते हैं। लाइन वेग का परिभाषा लिख लिया, उसका व्यंजक निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जब बाहर हो जाएगा तो वह चाल क्या कहलाएगा, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी को एक गोला मानते हैं जिसका द्रव्यमान m हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं कि r है, कैपिटल r है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल r है। तो इस निकाय की जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M एवं त्रिज्या r है, इसके पृष्ठ पर स्थित m द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, निकाय बन गया पृथ्वी और ये द्रव्यमान गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा, माइनस जी, एवं कैपिटल M हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच का दूरी r माइनस जी m बाय r। यदि वस्तु को भी वेग प्रदान किया जाए तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m v स्क्वायर, कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा हो गया तुमको माइनस GMM बाय बड़ी R, पृथ्वी और उस वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा प्लस हाफ m v स्क्वायर। पलायन के लिए इसका वेग जो बल ऊर्जा हो जाए, पलायन के लिए कुल ऊर्जा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। यहाँ लिख सकते हैं पलायन के लिए कुल ऊर्जा जब तक ऋणात्मक है तब तक ये इसके प्रभाव में रहेगा पृथ्वी पर, और जैसे ही इसका जीरो या उससे बड़ा हो जाएगा ये पलायन कर जाएगा। तो माइनस GMM बाय R प्लस हाफ m v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हाफ m v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू GMM, मतलब कि GMM बाय R, mm तो कट गया, m कट गया, v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2GM बाय R। तो v बराबर हो गया v, तो पलायन चाल v क्या होगा तुम्हारा, v ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट अंडर 2GM बटे R। न्यूनतम वेग बराबर न्यूनतम चाल, दैट इज पलायन चाल सो कहेंगे। तो पलायन चाल कितना होगा, रूट अंडर 2GM बटे R, यही हो गया पलायन चाल। अब हम पृथ्वी के इसका मान निकालना चाहेंगे, पृथ्वी पर के लिए जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान देना होगा उसका, और पृथ्वी का त्रिज्या, या द्रव्यमान नहीं भी देंगे इसको थोड़ा सा त्रिज्या से भी काम चल सकता है। जैसे यहाँ पर निकाल देते हैं तुमको सूत्र, तो आ गया तुम्हारा पृथ्वी के लिए पलायन चाल का मान लिख लेते हैं। कितना सूत्र आ गया तुमको, रूट अंडर 2GM बटे R, पृथ्वी के लिए पलायन चाल का मान, इसका मान था रूट अंडर 2GM बटे R, उसका उस पर मान रख देते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको स्मॉल जी में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, स्मॉल जी याद होगा पिछला लेक्चर बताए थे, स्मॉल जी होता है GM बटे R स्क्वायर,
और स्मॉल जी का मान तो 908 मीटर पर सेकंड पर याद ही है। तो पलायन चाल जो अगर VE अगर लिखें तो रूट अंडर 2GM/r था। अगर एक r स्क्वायर लिख देते, वो r से और गुना कर दिए तो ये हो गया तुमको r से गुना भाग करते, इसको GM/r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2G स्मॉल जी लिखते हैं और गुना r। स्मॉल जी का मान तुमको याद ही है 908 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पृथ्वी की त्रिज्या आता है 6400 गुना 1000, इतना किलोमीटर, इतना होगा मीटर प्रति सेकंड। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये तुमको होगा 6400 गुना 1000, तो इतना तुमको आ जाएगा 11200 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आसान है तुमको, जैसे इसका पॉइंट उड़ा दोगे, एगो 1000 का जीरो हटा दो तो 2 गुना 98 14 हो गया, इसका 2 गुना 98 तो 196 का वर्गमूल हो गया 14, और 64 का वर्गमूल 8, 64 गुना 8 112, और यहाँ पर क्या जीरो बचेगा, ये वो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे दो को जीरो बचेगा 11200 मीटर प्रति सेकंड, 11200 मीटर बचे। तो मीटर को अगर चूंकि बहुत बड़ा है तो 1000 से भाग कर 1102 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब ये बहुत बड़ा वेग हो, 1102 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ये तुमको अगर फेंक दिया जाए पृथ्वी से पर लौट के नहीं आएगा, पृथ्वी का से पलायन चाल ये हो गया। तो पृथ्वी से अगर इतना 1102 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को फेंक दें तो वह पुनः पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा, यह हो गया पृथ्वी का पलायन चाल। अब अगर यह चीज है कि अगर तुमको एक जैसे कहते हैं लोग ब्लैक होल सुना होगा, तो ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल ऐसा तो द्रव्यमान होता है, ब्लैक होल जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्लैक होल तुमको ऐसा होता है जिससे कि जिसका कि पलायन चाल प्रकाश के चाल से भी अधिक होता है, अर्थात ये हुआ मतलब कि उससे जो है तुमको प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है, तो वह पृथ्वी क्या कर रहा था जो कि ब्रह्मांड बहुत से स्थित है जिसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के लिए पलायन चाल किससे अधिक होगा, प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल तुमको नाम सुना होगा ब्लैक होल, तो ब्लैक होल के लिए, ब्लैक होल के लिए पलायन चाल, पलायन चाल प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है, प्रकाश के वेग से, प्रकाश का वेग 3.8 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होता है, से अधिक होता है, अर्थात प्रकाश भी उससे निकल नहीं पाते, अर्थात प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाती, उससे बाहर नहीं निकल पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसका मतलब होगा कि ये तुमको ब्लैक होल कहलाएगा। तो जैसे ब्लैक होल है तुमको तो -GMM/r प्लस क्या जाएगा 12mc², सी का मतलब ये तुमको ये हो जाएगा, तुमको इसके ये तुमको ग्रेटर इक्वल टू, मतलब ये भी पलायन नहीं कर पाता है, तो ये भी तब भी ये क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू 0 होता है ये, तो ये तुमको पलायन चाल उसका इतना अधिक हो जाता है, ये ब्लैक होल हो जाएगा। इससे मतलब कुछ भी प्रकाश में इसलिए लाइट दिखता नहीं, काला दिखाई पड़ेगा, ये दिखेगा नहीं कहीं पर, यह काला दिखाई पड़ेगा मतलब दिखेगा नहीं, तो ये हो गया तुमको ब्लैक होल हो गया। अब है तुमको तो ये होगा तुम्हारा ब्लैक होल का। तुमको अब है तुमको इसके बाद एक तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि चौथा नंबर उदाहरण है तुमको गुरुत्वाकर्षण अध्याय का एनसीईआरटी बुक में, उसको भी डील कर लेते हैं। देखो उससे भी कुछ तुमको और उदाहरण, चौथा है गुरुत्वाकर्षण अध्याय का, देखो चौथा नंबर, इसमें चौथा में क्या है तुमको, अब इसको अगर हम लोग बनाएं, उसमें दिया हुआ है कि दो द्रव्यमान, दो बड़े वृत्तीय पिंड हैं जिसके द्रव्यमान m और 4m है और उसकी त्रिज्या r है। एक गुरुत्वाकर्षण ये तुमको ये r हो गया त्रिज्या और इसका द्रव्यमान कितना है m है, इससे 6r इसका दूसरा पिंड है, एक यहाँ पर एक बड़ा पिंड है, इससे इसका जो है तुमको इससे दूरी है इसका 6r,
इससे इसका दूरी है 6r और यहां पर इसका द्रव्यमान है 4m, द्रव्यमान है 4m। तो ये प्रश्न है इससे, तो दो क्या हुआ अभी तक, m और बड़ी कैपिटल M और कैपिटल 4m दूरी का दोनों का त्रिज्या r है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 6r है। तो स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु अभी तुमको स्थित है यहां पर, इसके पृष्ठ पर, मतलब m द्रव्यमान का जो पिंड है फिर इसके पृष्ठ पर है। तो कम से कम कितना वेग से फेंकें कि यह यहां पहुंच जाए, 4m वस्तु के द्रव्यमान पर के पास पहुंच जाए। तो यहां पर देखो, इसको पहुंचाने के लिए क्या करना होगा हमको, इसको यहां से फेंकेंगे तो अगर देखो यहां पर अभी जो है ये इसके नजदीक है इस वस्तु के, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा मजबूत होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कमजोर होगा। लेकिन एक ऐसा बिंदु P आएगा जहां पर कि गुरुत्वाकर्षण बल इसका मजबूत हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल इसका मजबूत है तो ऑटोमेटिक इसको खींच लेगा। तो इसका मतलब हमको उस बिंदु तक ही पहुंचाने की जरूरत है जहां पर कि क्या हो, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उस बिंदु से जरा सा क्रॉस करेगा तो ये जो 4m वाला द्रव्यमान इसको खींच लेगा, तो ऑटोमेटिक है वो वस्तु वहां पहुंच जाएगा। तो क्या हम टेक्निक अपनाएंगे, जैसे चंद्रयान में भेजा जाता है उसमें भी यही किया जाए, जैसे यहाँ पृथ्वी हुआ, ये चंद्रमा हुआ। तो दोनों का जहां तक है तो इसको किस बिंदु तक पहुंचाना होता है, जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाए उस बिंदु तक पहुंचा दे, तो बाकी तो ये अपने आप क्या कर लेगा, उसको बाकी उसका तो रोकने का काम आपको करना होता है कि तो तेजी से जाके स्ट्राइक करेगा, जिसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा। लैंडिंग तो ऐसे कर जाएगा क्योंकि इसको तो खींचते चला जाएगा, इसका वेग बढ़ते चला जाती है, बहुत तेजी से वहां जाके करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे देखते हो चंद्रयान वगैरह में भी जैसे देखा होगा टीवी वगैरह पर, तो उसमें क्या करता है, इसको जो है तुमको सॉफ्ट लैंडिंग कराके इसको उल्टा रॉकेट लगाता है, जिससे उसके वेग को और क्या करता है, कम करना होता है और कक्षा में स्थापित करना होता है। ये सब काम उसमें करना होता है। तो खैर यहाँ पर देखो ये P बिंदु जहां पर कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसकी दूरी अगर इससे x मान लेते, इससे कितना दूरी हो जाएगा, 6r - x हो जाएगा। इससे दूरी अगर x मान लेते हैं, इससे दूरी P का x मान लेंगे, इधर से कितना हो जाएगा, 6r - x हो जाएगा यहाँ दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g m गुना स्मॉल m बटे x स्क्वायर बराबर g गुना 4m इंटू 4m इंटू m बाय 6r - x का होल स्क्वायर। तो m तो कट गया, तो बच गया ऊपर 4 और इधर क्या बच गया, 4x स्क्वायर, ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6r - x का होल स्क्वायर। इधर वर्गमूल कर दो, इधर रूट है, इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो 4r इसका मतलब 2r इक्वल टू 6r - x। तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा, 6r - 2r दैट इज 4r, 6r - 4r, मतलब कि यहां से 4r की दूरी पर चला जाएगा, तो दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह इक्वल हो जाएगा। यहां से कितना दूरी पर, 4r दूरी पर, और इससे 2r दूरी पर होगा, उससे 2r दूरी पर, इससे दूरी का मान हो जाएगा 4r और उससे दूरी 2r। तो कैलकुलेशन शायद ठीक होगा। तो gmm बाय x स्क्वायर, यहां से दूरी x ले लिया, उससे 6r - x हो गया, तो 4 गुना x स्क्वायर 2r हो गया। तो दैट इज, हाँ ठीक है, x का मान ये 4r। अब यहां से लेके हमको काम क्या है, यहां इतना वेग दे दें कि यह कहां पहुंच जाए, P बिंदु तक पहुंच जाए, यही हमारा काम है। तो P बिंदु तक पर पहुंचा देना, वहां तो वेग 0 हो जाए तो दिक्कत नहीं, जस्ट 0 थोड़ा सा बढ़ा तो उसको 0 ही कहेंगे। तो P बिंदु पर पहुंचाना है, तो दूरी P बिंदु की दूरी क्या है, यहां से 4r दूरी पर है। चलो अब इसको यहां पर से बना लेते हैं ऊर्जा से। इन दोनों बिंदु के बीच में ऊर्जा संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण जहां से स्टार्ट कर रहा है और जहां तक P बिंदु तक जाएगा। तो पहली स्थिति ऊर्जा इसकी होगी -gmm बटे r हो गया पहला परिस्थिति ऊर्जा, और यहां पर दे देते हैं 12mv², और वहां पर क्या जाएगा उसका स्थिति, और नहीं यहाँ पे स्थिति और भी होगा, एक और चीज कर कीजिए, फिर से जाके ही लिख देते हैं उसको भी। इसी वजह से इस एक वस्तु का उधर भी चिन्ह बनेगा, उसका भी बनेगा, तो 3 तुमको इस ऊर्जा का व्यंजक निकलेगा। देखो इस ऊर्जा का 3 व्यंजक निकलेगा। तो परिवर्तन में तो लिख दो पहले, -g
जैसे बड़ा द्रव्यमान m गुना 4m/6r, ये कोई स्थिति ऊर्जा है पहला गुण पिंड का, जिसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो तो बाद में भी वही रह जाएगा। दूसरा हो जाएगा -g m गुना m/r दूरी पर है ये, ठीक है। और फिर तीसरा स्थिति ऊर्जा का टर्म आएगा g गुना 4m गुना m/5r आएगा, उससे दूरी है 5r उसके केंद्र से, और प्लस इसको कितना दे देते हैं 12m v² दे दिया। और कहां तक पहुंचना है इसको, P बिंदु पर। P बिंदु पर पहुंचाना, तो P बिंदु पर जब पहुंचेगा तो ये दोनों पिंड तो अपने जगह पर ही है, तो -gm गुना m/6r ये तो रहेगा ही, और प्लस क्या होगा तो फिर मैं दूसरा वस्तु और पृथ्वी के पहला पिंड का करें gm गुना m/, इसका दूरी हो जाएगा 4r, यहां से ये 4r हो गया। एक तीसरा और आएगा -g गुना 4m गुना m बटे, इससे दूरी बचेगी 2r, और इसमें गति ऊर्जा क्या होगा, शून्य हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब v का मान आ जाएगा, कैलकुलेट करके कैलकुलेशन कर लोगे, एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, ये जाएगा 3gm/5r, ये इतना देगा जाएगा। तो क्या किए, पहले P बिंदु का दूरी निकालें इससे, फिर स्थिति ऊर्जा का व्यंजक पहले पृष्ठ पर जहां है वहां पर का लिखे, और उसको गति ऊर्जा कितना दिए, v दे दिए 400 12mv², और P बिंदु पर कितना हुआ इसे उसको लिख दिया, उससे v का मान निकल जाएगा। ये तुमको हो गया गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था तुम्हारा जो दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, उसको बता दिए। और जो भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो हमसे कभी भी जो है राष्ट्रीय ऐप पर जो है हमारा फोन नंबर होगा, इससे तुम कांटेक्ट कर सकते हो और कभी भी हमसे मदद ले सकते हो। इस तरह लेक्चर को समाप्त करते हैं।